हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर एक बहुत ही शानदार टॉपिक, ठीक है, इस टॉपिक का हमें यूज करना पड़ेगा इसके ठीक बाद वाले वीडियो के अंदर भी। और ऐसा मान लो कि इसके जो ठीक बाद वाला वीडियो है ना, उसकी जान जो है वो दरअसल इसी टॉपिक के अंदर बसी हुई है। ठीक है, तो क्या ये टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड एसी वोल्टेज, एसी करंट का और एसी वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन है बाय रोटेटिंग वेक्टर्स, जिसे कहा जाता है फेजर्स। ठीक है, अब सर ये क्या होता है फेजर्स? बेसिकली रोटेटिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? एंगल लीड करेगा तो क्या होगा, एंगल लैग करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल्स में क्या होगा, नेगेटिव एंगल्स में क्या होगा, वो सारी चीजें आपको जानने को मिलने वाली हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं और आपको लेकर के आते हैं इसके बेसिक आइडिया के ऊपर। ठीक है, तो पहले जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना, एक बार जरा अपन उसको नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको पूरा खुद से ही रेजिस्टर के अक्रॉस कैसा फेजर बनता है, इंडक्टर के अक्रॉस कैसा फेजर बनता है और कैपेसिटर के अक्रॉस कैसा फेजर बनता है, ठीक है, वो सब चीजें मैं स्वयं करके आपको दिखाने वाला हूं। तो आप बस बेफिक्र रहें और इस वीडियो पे पूरा ध्यान एकदम अच्छे से लगा के चलना। ठीक है, क्या लिखा है? द एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट इज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ अ फेजर डायग्राम। ठीक है, अब ये एनालिसिस का मतलब बेसिकली क्या होगा यहाँ पे एसी के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या होगा? जैसे आप जरा समझे, अगर हम बात करते हैं ना अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है, अगर हमने कभी एसी लगा दिया है, एसी का सोर्स लगा दिया है अक्रॉस अ रेजिस्टर, अगर हमने एसी का सोर्स लगा दिया है अक्रॉस अ रेजिस्टर, तो यहाँ पे होता क्या है ना सर, यहाँ पे ईएमएफ और करंट में, ईएमएफ मतलब वोल्टेज एंड करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज दे आर इन द सेम फेज। ठीक है, ये सेम फेज में होते हैं, तो इसकी वजह से फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा सर? कोई भी फेज डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन हम अगर एसी लगा देते हैं अक्रॉस एन इंडक्टर, अगर हम एसी लगा देते हैं अक्रॉस एन इंडक्टर, तो इंडक्टर के अक्रॉस अगर अपन चेक करेंगे ना, तो क्या समझ में आता है कि ईएमएफ और करंट में फेज डिफरेंस होता है π/2 का। ठीक है, और आप मुझे बताते हुए चलेंगे, देखो फेज डिफरेंस तो हो गया π/2 का, लेकिन कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, वो जरा आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन के अंदर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा वहीं अगर अपन फोकस करते हैं ना एसी अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, अगर हम फोकस करते हैं एसी अक्रॉस कैपेसिटर पर, तो यहां पर भी मसला क्या होता है कि सर यहां पर भी जो फेज डिफरेंस है ना सर, वो π/2 का ही होता है। ठीक है, तो ईएमएफ और करंट, ईएमएफ and current will have a phase difference of again π/2, will have a phase difference of again π/2। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताते हुए चलेंगे कि कैपेसिटर में कौन लीड करता है, कैपेसिटर में कौन लैग करता है, ये बताना आपकी जिम्मेदारी है अभी। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि analysis of an AC circuit is facilitated by the use of a phasor diagram। और फेजर डायग्राम पे कूदने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्या होता है फेज डिफरेंस, क्या होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो एसी अक्रॉस इंडक्टर की जब बात की जाएगी ना, तो इंडक्टर में जो करंट होता है वो लैग कर जाता है, मतलब करंट पीछे रह जाता है। तो फिर कौन लीड करेगा सर? अगर करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब ईएमएफ जो है वो लीड कर रहा है, तो कितने के फेज एंगल से लीड कर रहा है सर? π/2 के फेज एंगल से लीड कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एसी अक्रॉस अ कैपेसिटर, तो एसी अक्रॉस अ कैपेसिटर में करंट जो होता है वो लीड कर जाता है और वोल्टेज जो है वो लैग कर जाता है। अब और देखो यार, इसको मैंने याद करने का फंडा क्या सिखाया था कि आप इसको ऐसे याद कर लो ना कि सी से करंट है, सी से कैपेसिटर है। मैंने कहा था भाई साहब कि सी से करंट है और सी से ही कैपेसिटर है। ठीक है, तो सी से करंट है, सी से कैपेसिटर है, तो आप इसको देखते हुए सीधे तौर पे ये कह सकते हो कि इन कैपेसिटर
इन कैपेसिटर, सी से करंट था, सी से कैपेसिटर था, तो बेसिकली कैपेसिटर में करंट है, तो करंट जो है ना वो लीड करता है। जहां पे मैचिंग आ गया, इसका मतलब क्या है कि करंट जो है वो लीड करता है, तो करंट लीड्स ईएमएफ बाई ऑब्वियसली फेज एंगल ऑफ π/2, ठीक है। अब इसका उल्टा अपन मार देंगे कहां पे, इंडक्टर में, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो इसका उल्टा होता है इंडक्टर में, ठीक है। आया समझ कि नहीं आया भाई, चमका कुछ, बताओ, बत्ती जल रही दिमाग की। तो अगर कैपेसिटर में करंट लीड करेगा तो इंडक्टर में करंट जो है वो लैग कर जाएगा, तो इंडक्टर में करंट लैग्स ईएमएफ, ठीक है। करंट जो है ना दिस लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, ठीक है। तो करंट यहां पर पीछे छूट जाएगा और यहां पर भी जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है π/2 का, ठीक है। तो अगर सिर्फ इंडक्टर है तो करंट जो है वो π/2 से लैग कर जाएगा, अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो करंट जो है वो π/2 से लीड कर जाएगा, और अगर सिर्फ रेजिस्टर है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, वहां पर सिर्फ रेजिस्टर अगर लगा के रखा है तो एसी में अगर सिर्फ रेजिस्टर लगा के रखा है तो करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, वो सेम फेज में चल रहे होते हैं, ठीक है। ये वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ गया। मैं चाहूंगा कि भाई ये खूबसूरत सी चीज को ना आप नोट डाउन कर लें अपने कॉपी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग रन में बहुत जबरदस्त तरह से काम आने वाला है, इस बात का आप खास ख्याल रखें, ठीक है सर। ये वाला फंडा हम लोगों ने कहने पे आपके नोट कर लिया, बढ़िया। चलो अब आ जाओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग फेजर को कहा गया है रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है। रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी वेरिंग साइन्यूसोइडली, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपसे और मैंने हर लेक्चर में कहा है कि अगर आप एसी की बात करेंगे, ठीक है, तो अगर एसी में करंट है ना तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, I = I0 sin ओमेगा टी या फिर I = I0 cos ओमेगा टी। तो जो ये साइन ओमेगा टी हो गया, कॉस ओमेगा टी हो गया, ये सब क्या होते हैं, साइन्यूसोइडल फंक्शंस होते हैं। ये सब क्या होते हैं सर, साइन्यूसोइडल फंक्शंस होते हैं। आगे ये वाली बात समझ में, तो उनके ही टर्म्स में आप बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ के पैरामीटर्स को। तो रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी आइदर करंट और वोल्टेज वेरिंग साइनसोइडली विथ टाइम इज कॉल्ड अ फेजर, ठीक है। तो फेजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वो कैसा होगा रोटेटिंग वेक्टर, वो अभी दिखा रहा हूं। दिस वेक्टर इज इमेजिन्ड टू रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट क्वांटिटी। अब किसी भी क्वांटिटी की एंगुलर वेलोसिटी हमने कब देखी है, देखो जैसे मान ले अगर मैंने कभी ईएमएफ को लिखा है E0 sin ओमेगा टी, ठीक है, और बहुत बार लिख चुके हैं ईएमएफ को E0 sin ओमेगा टी, तो आप जरा बात समझें यहाँ पे, ये जो ओमेगा है ना, दिस ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। दिस ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर आप इसको एंगुलर वेलोसिटी का भी टर्म दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। तो जो मैं फेजर बनाऊंगा ना, वो फेजर रोटेट करेगा विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इन द फेजर डायग्राम, in the phasor diagram the peak values of alternating current that is I0 and alternating EMF that is E0 are represented by arrows called as the phasor, ठीक है। तो मतलब बेसिकली फेजर बेसिकली क्या है, एक रोटेटिंग वेक्टर ही तो है, तो वेक्टर में भी एक एरो का टिप होता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ठीक है। ये आपको बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है कि फेजर का मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो कि रोटेट कर रहा होगा, क्या बोला मैंने, एक ऐसा वेक्टर जो कि रोटेट कर रहा होगा। तो अब इस खूबसूरत सी चीज का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्लाइड पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं अति महत्वपूर्ण कैटेगरी की चीजें हैं बेटा ये, ठीक है, अति महत्वपूर्ण कैटेगरी की चीजें। यस सर, क्लियर हो चुका है पूरा फंडा। आगे जरा बढ़ते हैं, तो दे आर इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट ओमेगा टी। अब यहां से जो चीज है ना वो समझने के लिए आपको पूरा प्रॉपर मेरे डायग्राम्स पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप जरा एक बहुत ही प्यारी सी बात सुनते हुए चलना, ठीक है। यहां पे मैं जो बता रहा हूं ना उस पर आपका एकदम प्राइम फोकस होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान ले अगर एंगल्स पॉजिटिव है, अगर एंगल जो है ना वो पॉजिटिव आ रहा है, जैसे कि सर कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो वहां पे प्लस का π/2 आता है, ओमेगा टी प्लस का π/2 आता है, ठीक है। और इंडक्टर में वही करंट जो है वो लैग कर जाता है, तो लैग कर जाएगा मतलब क्या, नेगेटिव एंगल। तो इंडक्टर की इक्वेशन में जो करंट था ना वो I0 sin ओमेगा टी माइनस का π/2 था। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो कीवर्ड्स को जरा गौर करते हुए चलना। अगर एंगल पॉजिटिव है ना, इसका मतलब क्या होता है कि एंगल इज लीडिंग, ठीक है। अगर एंगल पॉजिटिव चल रहा है इसका मतलब क्या होता है सर कि एंगल इज लीडिंग, एंगल जो है सर वो लीड कर रहा है, ठीक है। और अब मेरी बात सुनते हुए चलना, अगर लीडिंग एंगल होता है ना तो लीडिंग एंगल को लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज, टेकन एज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
अगर एंगल लीड कर रहा है तो उस लीडिंग एंगल को अपन लेकर के चलेंगे एज द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब कई लोग सोचते हैं कि सर ये लीडिंग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज क्यों लेके चल रहे हैं, क्लॉकवाइज लेके चलना चाहिए था। कई लोग को ऐसा क्या भावनाएं आती है कि यार नहीं नहीं नहीं, अगर पॉजिटिव है तो फिर क्लॉकवाइज लेके चलना है। नहीं भाई साहब, यहाँ पे इसको एंटी क्लॉकवाइज लेने के पीछे का एक रीजन होता है, ठीक है। अब सर वो क्या रीजन होता है, चलिए मैं आपको अब जरा बताता हूँ इसका रीजन क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज लिया तो लिया क्यों, पॉजिटिव एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज लिया तो लिया क्यों। जैसे मान लो ये हमने बनाया एक सर्कल, ठीक है, एंड वी हैव क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और अपने पास क्या हो चुका है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आप सब लोग जानते हैं इसको आप पढ़ते हैं 0, बोलो हाँ कि ना। इसको आप पढ़ते हैं एज 90, बोलो हाँ कि ना। इसको आप पढ़ते हैं एज 180, बोलो हाँ कि ना। और इसको आप पढ़ते हैं एज 270, सही बात है सर, सही बात है सर, सही बात है सर, ठीक है। और फिर वापस ये कितना आ जाएगा सर, 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तब जाके खत्म हो गया तुम्हारे पास पूरा एक कंप्लीट सर्कल, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, रेफरेंस लाइन तो सर यहीं पे रहेगी, दिस इज गोइंग टू बी द रेफरेंस लाइन, बोले हाँ कि ना। यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है, बात तो बिल्कुल सटीक है, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, अगर एंगल्स पॉजिटिव है इसका मतलब एंगल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर एंगल पॉजिटिव है ना इसका मतलब क्या होता है, दैट इज इंक्रीजिंग एंगल। अगर एंगल पॉजिटिव है ना इसका मतलब क्या होता है, या तो लीडिंग एंगल बोल दो या तो आप इसको बोल दीजिएगा इंक्रीजिंग एंगल। मेरे ख्याल से अब आपको ये बात चमकेगी बहुत जोर से, ठीक है। सुनना मेरी बात को, अगर एंगल पॉजिटिव है ना तो अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब ये लीडिंग एंगल है, ठीक है, या इंक्रीजिंग एंगल है। तो भाई जब इंक्रीजिंग एंगल है तो आपने अपनी कहानी की शुरुआत कहां से करी थी, सर कहानी की शुरुआत होती है 0 डिग्री, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, ये जो मैंने बना दिया है ना, अब जो ये बना हुआ है ये वेक्टर, ये दिख रहा है वेक्टर, यस सर। तो ये जो बना हुआ है ना ये अपने पास वेक्टर है। अगर ये रोटेट कर गया, अगर ये रोटेट कर गया तो इसको फिर अपन कहते हैं फेजर। भाई तुम्हें ये वाला फील आ रहा है समझ में, ये जो मैंने बना के रखा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। और ये इसका एरोहेड था, लेकिन अगर यही वेक्टर रोटेट करने लगा तो इसे फिर कहा जाएगा फेजर। इसी रोटेटिंग वेक्टर को नाम दिया जाता है सर फेजर, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इसको बिल्कुल मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो अगर एंगल पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एंगल है, तो भैया ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री था, अब छूट गया मेरे से, ये 0 डिग्री था। अब अगर एंगल पॉजिटिव है तो एंगल बढ़ेगा, तो भाई 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। तो भाई तुम्हें एक बात समझ में आ रही है क्या, तुम्हें एक बात समझ में आ रही है क्या कि इनिशियली वेक्टर यहां पे हुआ करता था और जब पॉजिटिव एंगल था, जब इंक्रीजिंग एंगल था, तो उसके लिए मुझे अपना सेंस ऑफ रोटेशन जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ा। आया समझ की नहीं आया, आया समझ की नहीं आया। तो अगर पॉजिटिव एंगल होता है तो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है इंक्रीजिंग एंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर, इंक्रीजिंग एंगल। और एंगल इंक्रीज कैसे होगा, ऐसे जाएंगे तो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब ये रेफरेंस लाइन से आपने शुरुआत करी 0 डिग्री से, ठीक है। अब अगर एंगल पॉजिटिव है, एंगल बढ़ रहा है, तो फिर आपको ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। तो ये जो फेजर, ये जो वेक्टर था ना ये रोटेट कर गया, तो रोटेटिंग वेक्टर को कहा जाता है फेजर। आया समझ में। तो इसलिए मैंने यहां पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन दिखाया आप लोग को, ठीक है। आप मुझे बताएं कि क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देख क्या होता है, अगर मुझे ना एंगल को निगेटिव करना है, इसका मतलब क्या कि एंगल जाएगा, फिर अगर एंगल निगेटिव हो रहा है मतलब क्या, एंगल कम हो रहा है। एंगल कम हो रहा है मतलब क्या, 60 से 40 पे आ गया, 40 से 30 पे आ गया, 30 से 20 पे आ गया। तो जब मैं 60 से 40 से 30 से 20 जाऊंगा ना तो मैं दरअसल क्लॉकवाइज चल रहा हूंगा। आया समझ। तो इस बात को दिमाग में डाल लेना अच्छे से भाई साहब कि अगर एंगल पॉजिटिव है दैट इज इंक्रीजिंग एंगल है तो एंगल इज लीडिंग। और इसका अगला मसला जो बनता है वो ऐसा बनता है कि अगर एंगल निगेटिव है, इसका अगला मसला ऐसा बनता है कि अगर एंगल जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव एंगल का मतलब होता है कि एंगल इज लैगिंग, ठीक है। नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है सर कि एंगल जो है ना वो पिछड़ गया है, तो नेगेटिव एंगल का मतलब होता है एंगल इज लैगिंग। और अगर एंगल लैग कर रहा है तो देखो भाई, जैसे अपन ने लीडिंग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लिया था तो वैसे ही लैगिंग एंगल्स को हम क्लॉकवाइज लेंगे। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि सर 60 से, अगर देखो अगर एंगल नेगेटिव है ना इसका मतलब एंगल इज डिक्रीजिंग, ठीक है। पहली बात तो ये लिख लेते हैं अपन इसको, अगर एंगल नेगेटिव है ना इसका मतलब ये है कि एंगल जो है सर वो डिक्रीज कर रहा है।
अगर एंगल नेगेटिव है सर, इसका मतलब क्या है कि सर एंगल जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और अगर एंगल डिक्रीज करेगा ना, अगर एंगल डिक्रीज करेगा ना, तो पहली बात तो वो लैग कर गया, ठीक है ना। अगर एंगल डिक्रीज करेगा तो 60 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 15, 15 से 10, ठीक है। तो ये ऐसे में जा रहा है, कैसे में जा रहा है सर, ऐसे में जा रहा है, विच इज बेसिकली द क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो आपको इसको लेना पड़ता है एज क्लॉकवाइज। क्या ये वाली बात दिमाग में गई अच्छे से? इसको आप टेकन एज क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको आप लेकर के चलोगे एज क्लॉकवाइज। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात बहुत ही खूबसूरत तरह से बैठ पा रही है? यस सर, ये वाली बात दिमाग में बैठ रही है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा, क्या बोला मैंने, अगर देखो अगर एंगल पॉजिटिव होगा तो आप उसको लेके चलेंगे एज एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंगल नेगेटिव हो जाएगा तो आप उसको लेके चल देंगे एज क्लॉकवाइज, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। और ध्यान रखें कि रोटेटिंग वेक्टर, अगर वेक्टर रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेटिंग वेक्टर को ही प्यार से कहा जाता है फेजर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा दिमाग में बैठ गया अच्छे से। अब मैं इसको एसी के रिस्पेक्ट में लेकर के आऊंगा कि भैया कैपेसिटर में क्या होता है, फिर इंडक्टर में क्या होता है, वो सब करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं चाहूंगा एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही खूबसूरत सी चीज मैंने आपको यहाँ पे बता के रख दी है। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? यस सर, ले लिया, ठीक है। चलें अब जरा फोकस करते हुए चलते हैं। पहले अपन बात करते हैं एसी अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है। पहले हम किसकी बात कर लेते हैं सर? पहले हम बात कर लेते हैं एसी अक्रॉस रेजिस्टर की बात कर लेते हैं। एसी अक्रॉस अ रेजिस्टर, ठीक है। अगर एक रेजिस्टर के अक्रॉस आपने अगर एसी को प्लग इन कर दिया है तो क्या मसला होने वाला है, जरा इस बात पे गौर करें। एसी अक्रॉस अ रेजिस्टर, ठीक है। देखें भाई साहब, तो एसी अक्रॉस अ रेजिस्टर में बेसिकली क्या होता है, चलिए ध्यान देंगे। Hereby you have a resistor, और इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है सर वो आर के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको प्लग इन कर दिया है इसके अंदर, हम लोगों ने इसके अंदर प्लग इन कर दिया है क्या, एक एसी का सोर्स। बोले हाँ कि ना? यस सर, ये वाली बात तो बेहतरीन तरह से समझ में आ रही है। एक एसी का सोर्स प्लग इन कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस देखी है ना, वो इक्वेशन हम लोगों ने क्या देखी है कि अगर ईएमएफ की बात करी जाए तो ईएमएफ आता है सर ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल बढ़िया है। ईएमएफ आता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप लोग समझें इस बात को, अगर ईएमएफ आ गया है साइन ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे करंट भी आ गया है सर आई नॉट साइन ओमेगा टी। भाई यहाँ पे दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे मतलब क्या, रेजिस्टर में अगर आप चेक करेंगे ना, तो रेजिस्टर के अक्रॉस अगर आप चेक करेंगे तो वोल्टेज में और करंट में देयर इज एब्सोल्युटली नो फेज डिफरेंस। वोल्टेज में और करंट में कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता है। वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी है, और करंट का भी फेज कितना है सर, ओमेगा टी है। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो फेज डिफरेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि देयरफॉर द फेज डिफरेंस इज बेसिकली जीरो, और इसके साथ आप ये लिख दीजिएगा कि करंट एंड वोल्टेज, मतलब वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, ठीक है। Voltage and current are in the same phase. वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा बैठ गया? ये सर सुप्रीमली बैठ गया, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे गेम खेलोगे ना, इसका गेम चलता है ऐसे, ध्यान देना अच्छे से। ये मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, ठीक है। अब जैसे मान लें कि मैंने रख लिया है इस तरफ कि भैया इस तरफ करंट जा रहा है, उस तरफ वोल्टेज जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से ऐसा मान लिया कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको मैंने डेजिग्नेट कर दिया है फॉर करंट, और इसको मैंने कर दिया है फॉर वोल्टेज। इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। मजेदार चीज तो अब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अब जरा गौर करें आप, देखिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में, ठीक है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में। तो आप करंट को जरा देखें, करंट तो इस तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर। तो ये अपने पास करंट जा रहा है, करंट को अपन बोल देते हैं चल आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट अपन ले लिया। देखो वैसे भी क्या होता है, ये जो फेजर है ना, जो फेजर का टॉप नॉच होता है, वो बेसिकली एम्पलीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको वैसे भी आई नॉट से करते हैं रिप्रेजेंट, तो अपन ने कर दिया आई नॉट, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, फॉर वोल्टेज, वोल्टेज कोई स्टेबल वेक्टर नहीं होगा यहाँ पे, जो उसका जो होगा रिप्रेजेंटेशन वो रोटेटिंग वेक्टर से होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझे भाई, करंट और वोल्टेज सेम फेज में, बोलो हाँ कि ना? करंट और वोल्टेज अगर सेम फेज में है ना, इसका मतलब ऐसा है, फिर ये आया समझ। करंट और वोल्टेज अगर सेम फेज में, इसका मतलब ऐसी कहानी कुछ होने वाली है। ये रहेगा तुम्हारे पास में वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ये रहेगा तुम्हारे पास में क्या, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, बिकॉज ये दोनों सेम फेज में थे। अगर मैं इसको ना, वोल्टेज को अगर मैं ऊपर लेकर के चले आता, इसका मतलब क्या हो जाता कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज आप जा रहे हो, और एंटी क्लॉकवाइज कहां पे जाते हैं, जहां पे एंगल लीड करता है।
एंटी क्लॉकवाइज कहां पे जाते हैं सर, जहां पर कहा गया एंटी क्लॉकवाइज वहां जाते हैं जहां पर एंगल लीड करता है, ठीक है, मतलब फेज डिफरेंस होता है। लेकिन करंट और वोल्टेज में अगर हम चेक करें तो अक्रॉस अ रजिस्टर तो कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, ठीक है। तो सिंस कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये दोनों का फेजर जो है ना वो कुछ इस तरह का बनेगा। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो पा रहा है? यस सर, हमारे दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो पा रहा है। मैं चाहूंगा कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको मैं करवाता हूं एसी अक्रॉस एन इंडक्टर। पहले ये नोट कर लो, उसके बाद फिर अपन करते हैं एसी अक्रॉस एन इंडक्टर, ठीक है। ये वाला फंडा आ गया समझ में? चलो सर, ये वाला फंडा आ गया समझ में। अब यहां तुम ध्यान देना भाई, ये समझ जाओगे तो कैपेसिटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एसी अक्रॉस एन इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर मतलब बेसिकली फिर वो कॉइल्स वगैरह की बात होने वाली है, और हर इंडक्टर के पास क्या होता है, इंडक्टेंस होता है सर, ठीक है। एवरी इंडक्टर हैज इंडक्टेंस, हर इंडक्टर के पास क्या होता है सर, इंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो ये एसी अक्रॉस एन इंडक्टर की जहां तक बात है, अब जरा गौर फरमाएंगे अच्छे से, ठीक है। देखो भाई, ये बना दिया हमने इंडक्टर, ठीक है, ये बना दिया है सर हमने क्या, इंडक्टर, ठीक है। और आप जरा गौर करें यहाँ पे अच्छे से, तो यहाँ पे आपने इसको फीड कर दिया है किससे सर, एसी से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको फीड कर दिया है सर किससे, एसी से आपने इसको फीड कर दिया। अब जो इंडक्टर था तुम्हारे पास, उसके पास इंडक्टेंस कितना होगा, चलो एल हेनरी के बराबर इसका इंडक्टेंस होगा, ठीक है। अब ना इसके इक्वेशंस को लिखने का तरीका तुम देखना। देखो इंडक्टर में क्या होता है कि इंडक्टर में ना करंट जो होता है वो लैग कर जाता है, ठीक है। तो करंट जो है वो लैग कर जाता है बिहाइंड ईएमएफ, ठीक है। करंट जो है वो लैग कर जाता है बिहाइंड ईएमएफ बाई कितने के फेज डिफरेंस से, π/2 के फेज डिफरेंस से, ठीक है। कितने के फेज डिफरेंस से, π/2 के फेज डिफरेंस से। तो अब जरा आपको फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। देखें, अगर आप ईएमएफ को लिख देते हैं एज E0 sin ओमेगा टी, क्या बोला मैंने, अगर आपने ईएमएफ को लिख दिया है एज E0 sin ओमेगा टी, तो अब मैटर है करंट को लिखने का। आप समझे मेरी बात को? अगर मैंने ईएमएफ को लिख दिया ऐसे, तो देयरफॉर करंट जो है ना, आपको समझना पड़ेगा कि करंट जो है वो लैग कर रहा है सर, करंट जो है वो तो लैग कर रहा है, ठीक है। तो करंट अगर लैग करेगा तो आप इसको लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी। लेकिन आप जानते हैं कि लैग कर रहा है, तो लैग करने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लेना, ठीक है। लैग करने का मतलब क्या होता है कि एंगल जो है ना, फिर आप उसको नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। और फेजर की जब बात आएगी तो फिर आप उस फेजर को क्लॉकवाइज लेके चलना पड़ेगा, इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। गलती मत करना, मैं बता चुका हूं कि अगर एंगल अगर लैग कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एंगल हो चुका है, और नेगेटिव एंगल का मतलब होता है कि एंगल जो है वो कम हो रहे हैं, और एंगल अगर कम हो रहे हैं तो फिर आप यहाँ 60 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 15, 15 से 10 जाओगे। तो ये ऐसे, ये सेंस ऑफ रोटेशन तुम्हारा है, और ये सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये तो पता ही है, घड़ी अपने घर पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई साइन ओमेगा टी, करंट तो लैग कर गया, तो साइन ओमेगा टी और कितने के एंगल से लैग कर गया सर, π/2 के एंगल से लैग कर गया। कितने के एंगल से लैग कर गया सर, π/2 के एंगल से जो है वो बकायदा ये लैग कर गया है। तो I = I0 sin ओमेगा टी माइनस का π/2 हो जाएगा। तो एक तो ये वाली इक्वेशन का सेट जो मैंने बनाया था आप लोग के लिए, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने इक्वेशन का भी आप लोग के लिए सेट बनाया था, मेरे ख्याल से ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको पता है ऐसे भी कहा जा सकता है, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, और सुनना मेरी बात को, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। और अगर मान लो मैंने करंट को लिख दिया है पहले ऐसे कि I = I0 sin ओमेगा टी, तो आप इसको ऐसे देखें ना यार, कि अगर करंट जो है वो लैग कर रहा था तो ईएमएफ कर रहा होगा लीड, बोलो हाँ कि ना। क्या बोला मैंने, अगर करंट कर रहा है लैग, अगर करंट कर रहा है लैग तो ईएमएफ कर रहा होगा लीड, बोलो हाँ कि ना। यह सब बात तो बिल्कुल सही है, अगर करंट लैग कर रहा है मतलब ईएमएफ जो है वो लीड कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर ईएमएफ लीड कर रहा है तो भैया कितने के एंगल से लीड कर रहा है सर, करंट कितना पीछे था, π/2 पीछे, तो ईएमएफ कितना आगे होगा सर, π/2 ही आगे होगा ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे कि अगर मैंने करंट को, देखो भाई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ई के अंदर ही साइन ओमेगा टी लेके चलो, भाई तुम्हारा मन करे तो तुम I = I0 sin ओमेगा टी लिख लो, और उसके बाद ईएमएफ को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। कैसे एडजस्ट कर लो, मेरी बात सुनो। इंडक्टर में बस दिमाग में ये चीज डन रखो कि इंडक्टर में करंट जो है वो लैग करता है बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। हो गया बढ़िया सर, हो गया बढ़िया, ठीक है। तो करंट अगर लैग करता है π/2 से तो मतलब ईएमएफ लीड करता है, ठीक है। करंट लैग बिहाइंड ईएमएफ बाय π/2, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ईएमएफ लीड करता है, ईएमएफ लीड करता है करंट को बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। तो अगर ईएमएफ लीड कर रहा है तो आप उसे कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, फिर सर इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, E = E0 sin
ओमेगा टी, और ईएमएफ बेसिकली लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। तो लीड करने का मतलब होता है प्लस लेना और फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, तो आप इसमें कर देंगे पाई बाई टू। भाई ये भी एक बहुत तगड़ा रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, ठीक है। आप लोग का दिमाग चल रहा है, अब आप लोगों का दिमाग खुल गया होगा यहाँ से मेरे ख्याल से, ठीक है। बिकॉज अब लोग क्या रट लेते हैं ना कि भाई करंट आएगा ना, जब इंडक्टर आएगा ना, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू कर देंगे। लेकिन आप समझें इस बात को अच्छे से कि माइनस का पाई बाई टू तो करोगे, लेकिन व्हाट इफ अगर ऐसा हुआ कि करंट को रिप्रेजेंट कर दिया है इस हिसाब से, व्हाट इफ अगर ऐसा हुआ कि करंट को रिप्रेजेंट कर दिया है इस हिसाब से कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो फिर आपको यह भी चमकाना पड़ेगा कि अगर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो अगर करंट की बात कर रहे हैं साइन ओमेगा टी कर दिया, अगर इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें करंट करता है लैग लेकिन ईएमएफ करता है लीड। तो अगर ईएमएफ लीड कर रहा है तो फिर आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लीड कर रहा है तो प्लस, कितने से लीड कर रहा है, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब मैं तुमको दिखाता हूं अच्छे से यहाँ पे चीजें, ठीक है। देखो भाई, ये बनाया अपन ने वोल्टेज के लिए, बढ़िया है सर, एक तरफा, और ये बनाया हमने करंट के लिए, जो कि हम लोग वैसे भी करते हुए चल रहे थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा जो है ना वो क्लियर होगा कि हाँ सर, यहाँ पे आप हमेशा करंट की बातें करते हैं और यहां पर आप हमेशा वोल्टेज की बातें करते हैं या ईएमएफ की बातें करते हैं, वॉट एवर यू फील लाइक बेस्ट फॉर यू, ठीक है। अब जरा गौर करना, करंट की जब बात मैं कर रहा हूं तुमसे, ठीक है, किसकी बात तुमसे मैं कर रहा हूं, करंट की बात तुमसे कर रहा हूं। तो हमने मान लिया है कि भाई साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पे लेटा हुआ है करंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पीक को अपन करते हैं फेजर आई नॉट से रिप्रेजेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख क्या होता है, ईएमएफ कर गया यहाँ पे लीड, ठीक है। तो अगर ईएमएफ लीड कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल भी कितना, पॉजिटिव एंगल भी कितना, पॉजिटिव पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री का एंगल। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। और अगर ईएमएफ लीड कर रहा है, लीड करने का मतलब क्या होगा सर, अगर लीड कर रहा है ना, तो फिर जो अपने पास एंगल होता है वो हम लेके चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मैं दिखा चुका था कि लीडिंग एंगल को यू हैव टू टेक, लीडिंग एंगल को यू हैव टू टेक एंटी क्लॉकवाइज। और सर एंटी क्लॉकवाइज में भी कितना, तो एंटी क्लॉकवाइज में पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में कितना सर, एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा सर पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 2 मिनट, एंटी क्लॉकवाइज में कितना सर, पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अपन इसको यहां पे देखते हैं, पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर जाएगा वो ऊपर की तरफ। बोलो हाँ कि ना? पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर ये जाएगा ऊपर की तरफ। और ये अपने पास बेसिकली क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा पाई बाई टू, और ये था अपने पास वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही खूबसूरत तरह से बैठ गया? यस सर, ये वाला फंडा हमारे दिमाग में शानदार तरह से बैठ गया, ठीक है। तो मैंने क्या सिखा दिया और तुम्हें क्या समझ में आ गया कि जब इंडक्टर की बात होती है तो इंडक्टर में करंट जो होता है वो लैग करता है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। तो एक तो लिखने का तरीका ये वाला हो गया, फिर उसके बाद मैंने एक नया तरीका भी सिखाया और लिखा है ना इसमें। तो पहला लिखने का तरीका तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, अगर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हो तो करंट क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। क्या हो जाएगा सर, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू, ठीक है। तो करंट यहां पे लैग कर गया है। मैं अगर करंट को लैग मानता हूं, करंट अगर लैग कर रहा है इसका मतलब ईएमएफ लीड कर रहा है। तो अगर ईएमएफ लीड कर रहा है तो आप इसको ऐसे लिख दोगे ना भाई, समझे आप मेरी बात? अगर ईएमएफ लीड कर रहा है तो आप इसको ऐसे लिख दो कि भाई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके बाद ईएमएफ लीड कर गया बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब करंट यहीं का यहीं बच चुका है करंट, ठीक है। अब अगर ईएमएफ लीड कर रहा है तो लीड का मतलब होता है एंगल शुड बी नेगेटिव, तो एंगल को अपने नेगेटिव सेंस ऑफ रोटेशन में ले गए, और वो कितने एंगल से करा, लीड पाई बाई टू से। तो ये वाली बात आप लोग के दिमाग में बेहतरीन तरह से बस गई है क्या? सही है ना? फिर आ गई बात समझ में? यस सही, ये वाली बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसी अक्रॉस एन इंडक्टर में ऐसा होता है भाई, ये जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगले लेक्चर के अंदर जो इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें समझ में आएगी, यार गजब, ठीक है। चलो, तो अब एसी अक्रॉस इंडक्टर अपना हो चुका है। अब करवाते हैं आपको अपन एसी अक्रॉस अ कैपेसिटर, ठीक है। अब करवाते हैं आपको एसी अक्रॉस अ कैपेसिटर, एसी अक्रॉस अ कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर में जब आप एसी को फीड करेंगे तो आप बस ये ध्यान रखिए कि कैपेसिटर में सर क्या लीड करता है। तो मैंने सिखा के रखा है सी से करंट, सी से कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड कर जाता है, और कितने के फेज एंगल से करेगा, लीड बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। चले अब जरा सुप्रीम तरह से यहाँ पे फोकस करेंगे। तो दिस इज द कैपेसिटर,
जिसकी कैपेसिटी है कितनी सर, C के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन ने इसको प्लग इन कर दिया है एक AC के सोर्स में, बोलो हाँ कि ना। यस सर, इसको अपन ने प्लग इन कर दिया है एक AC के सोर्स में। ये वाली बात भी शानदार तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ अब जरा फोकस करते हुए चलेंगे आप स्टैंडर्ड इक्वेशंस के ऊपर। आप समझें इस बात को, इस बात पे अपना खास ख्याल रखें कि कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड कर जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि करंट लीड्स the EMF by a phase angle of pi by 2. Current leads the EMF by a phase angle of pi by 2. शुरू करें अपनी कहानी। यस सर, शुरू करते हैं। तो अगर EMF को मैं लिख देता हूं एज E नॉट साइन ओमेगा टी, बोलो हाँ कि ना। यस सर, EMF लिख दिया मैंने E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। तो देयरफॉर ऑटोमेटिकली करंट जो है वो लीड कर रहा है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट अगर लीड कर रहा है तो एंगल हो जाएगा पॉजिटिव। करंट अगर लीड कर रहा है तो एंगल हो जाएगा पॉजिटिव। और करंट कितने एंगल से लीड कर रहा है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस? तो सर पाई बाई 2 से लीड कर रहा है। तो एक तो अपने पास सेट ऑफ इक्वेशन ये वाली जानदार इक्वेशन बन जाएगी, बोलो हाँ कि ना। एक हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन जो है वो ये वाली बन जाएगी, बहुत ही जानदार सी, ठीक है। और अब इसका जो अगला पहलू है जरा उस पर फोकस करना। अब जो इसका अगला पहलू है जरा उस पर फोकस करना। तो करंट तो लीड कर गया ईएमएफ को बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, अगर करंट लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 तो आप इसको ऐसे बोल दो कि ईएमएफ लैग कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन कैपेसिटर ईएमएफ लैग्स करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। ईएमएफ लैग्स करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से बैठ गया? यस सर, ईएमएफ जो है ना वो करंट को लैग कर देगा बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। तो नाउ अब जरा आप फोकस करेंगे, मजा आ जाएगा आपको यार, ठीक है। ध्यान दें, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहीं पे तुम इस बात को खोपचे में दबा लेना, अगर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, तो अगर करंट, अगर वोल्टेज की बात की जाए, करंट नहीं, अगर वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज सर लैग कर गया है, ठीक है। अगर वोल्टेज लैग कर गया है ना, इसका मतलब क्या है, EMF इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन, सुनो मेरी बात को दिलो जान से, ओमेगा टी माइनस क्यों लगा दिया, बिकॉज सर लैग कर गया ईएमएफ, ठीक है। तो लैग कर गया तो माइनस लगा दिया, कितने के एंगल से लैग कर गया सर, पाई बाई 2 के एंगल से लैग कर गया, ठीक है। तो ये वाला फंडा समझ में आ गया सर, सुप्रीम तरह से समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो या तो टेक दिस सेट ऑफ इक्वेशन या तो फिर टेक दैट सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। दोनों ही इक्वली वैलिड है भाई, दोनों इक्वली वैलिड है। पहले वाले में ये बोल रहे हैं कि करंट लैग कर रहा है, पहले वाले में ये बोल रहे हैं करंट लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, और दूसरे वाले में ये बोल रहे हैं कि भाई करंट अगर लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग कर रहा है, तो वोल्टेज लैग कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। तो मेरे ख्याल से ये वाली खूबसूरत सी चीज आप लोग के दिलो दिमाग में बेहतरीन तरह से बस गई होगी, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब आता है मौका आपको ग्राफ से रूबरू करवाने का, ठीक है। अब आता है मौका सर आपको ग्राफ से रूबरू करवाने का। चलें, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार का अपना सेम रहता है कि अपन ने एक्स पे मार दिया करंट को, ठीक है। अपन ने एक्स पे किसको मार दिया सर, एक्स पे अपन ने मार दिया करंट को, और वाई पे अपन किसको मार देंगे सर, वोल्टेज को, बोलो हाँ कि ना। यस सर, बात तो प्यारी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, करंट कहां लेटा हुआ है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, एक बनाएंगे फेजर, ये मार दिया अपन ने फेजर, ठीक है। और ये फेजर है किसका सर, करंट का। तो ये करंट की पीक वैल्यू है, टॉप नॉच वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है आई नॉट के बराबर, ठीक है। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, वोल्टेज जो है ना वो लैग कर रहा है, वोल्टेज जो है ना सर वो लैग कर रहा हूं, मैं सिखा चुका हूं आपको कि अगर वोल्टेज लैग करता है तो लैग वाले केस में क्या होता है, ये पीछे था, लैग वाले केस में क्या होता है सर, अगर एंगल नेगेटिव है, देखो ना कैपेसिटर में करंट था लीडिंग वाला तो ईएमएफ था लैगिंग वाला। अगर ईएमएफ लैग कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, अगर ईएमएफ लैग कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 तो एंगल उसका नेगेटिव है, उसको फिर अपन कैसे लेके चलेंगे सर, क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, ठीक है। इस बात पे खास ध्यान रखना कि आप इसको सर लेके चलने वाले हैं कैसा, क्लॉकवाइज, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज नाउ टेकन एज क्लॉकवाइज। तो भैया अब सुनो, तुम यहां ध्यान दो, यहां ले गया चिपक करके जीरो हो गया, ठीक है। ऊपर लेके चले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा सर, देखो यहां था तो ये ऐसा वाला केस होता है रजिस्टर में,
बिकॉज रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, लेकिन इंडक्टर में क्या होता है कि वोल्टेज जो है ना वो लीड कर रहा होता है। अगर वोल्टेज लीड करेगा तो आप उसको लेके चलते हैं क्लॉकवाइज, बोलो एंटी क्लॉकवाइज, बोलो हाँ कि ना। लेकिन 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 कैपेसिटर में क्या हो रहा है कि ईएमएफ जो है वो लैग कर रहा है। कैपेसिटर में ईएमएफ क्या है, लैग कर रहा है, और लैग करने का मतलब होता है कि यू विल हैव टू टेक इट क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज लेके चलो, और कितना लेके चले सर, π/2 क्लॉकवाइज लेके चलो। तो ऐसे अपन ने π/2 क्लॉकवाइज लेके अपन चल दिए। बोले आप हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। आप ऐसे लेके चले गए थे, π/2 क्लॉकवाइज लेके चले गए थे, और ये अपने पास आ चुका था वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर। ये अपने पास में आ चुका था वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर, ठीक है। तो जब इंडक्टर की जब बात की गई थी तो ये ऊपर चला गया था, वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर, ये ऊपर चला गया था। और जब हमने बात करी थी अक्रॉस कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर नीचे की तरफ चला गया था, ठीक है। मैं चाहूंगा इस खूबसूरत सी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर बस ये अपने पास फेजर का बेसिक फंडा पूरा खत्म हो चुका है। बोले हाँ कि ना, यस सर, ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से दिमाग में क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलें निपटा दिया जाए, ओके सर। तो अब क्या होगा ना, अब मैं पूरा बता चुका हूं, तो अब पूरा बताने से फायदा क्या हुआ है कि अब जो थ्योरी है ना वो बस तुम उसको नोट कर लोगे ना तो मैं पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, बट मैं बता रहा हूं तुमको फिर भी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, जरा फोकस करें कि द फेजर्स आर बेसिकली इंक्लाइंड है टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट एंगल ओमेगा टी। मेरी बात सुनो, हर बार जो एंगल होगा वो π/2 हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई लीड तो कर रहा है लेकिन π/3 से लीड कर रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर कभी अकेला इंडक्टर अगर है तो करंट π/2 से ही लैग करेगा। अगर कभी अकेला कैपेसिटर है तो करंट π/2 से ही लीड करेगा। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन है कि इंडक्टर भी है, कंडेंसर भी है, रजिस्टर भी है, तो वहां पे लीडिंग और लैगिंग जो है ना वो बाकायदा π/2 से नहीं होती, किसी और फेज एंगल से होती है, ठीक है। तो आप इस बात को दिमाग में डाल लें शानदार तरह से कि अगर अकेला इंडक्टर है, क्या बोला मैंने भाई, नोट कर लो उसको, हल्की बात नहीं है ये। अगर अकेला इंडक्टर है तो करंट π/2 से ही लैग करेगा। अगर अकेला कैपेसिटर है तो करंट π/2 से ही लीड करेगा। लेकिन अगर आरएलसी का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वहां पर फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है भाई, वो निकालना सिखाएगा मैं, ठीक है। चलो, तो यहां पे क्या है, कुछ अगर डिफरेंट एंगल हुआ ना तो उसको अपन ओमेगा टी का एंगल बोल देंगे। सर एंगल को ओमेगा टी कब से बोलने लगे भाई, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, बचपन से बोल रहे हैं एंगल को ओमेगा टी, बचपन से बोल रहे हैं। अगर आप ध्यान देना तो इसको अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। बोले हाँ कि ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये है तुम्हारे पास में एंगुलर वेलोसिटी, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। और ये है तुम्हारे पास में टाइम, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये इसका बेसिक फंडा तो वैसे भी होता ही है, ठीक है। तो किसी एंगल ओमेगा टी पे इंक्लाइंड है, रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है आप जानते हैं, वो लीडिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाला फंडा समझ में आ गया। अच्छा, आई नॉट और ई नॉट क्या होता है, ये फेजर का पीक होता है। जैसे मान लें मैंने जब वो फेजर बनाया था ना, जैसे यहाँ पे देख लेना, जब मैंने यहां पर ये वाला फेजर बनाया करंट वाला, तो उसके टॉप नॉच पे मैंने आई नॉट लिखा था, बिकॉज जो फेजर है वो एक रोटेट करने वाला वेक्टर है, और ये वेक्टर का जो टॉप नॉच होता है, जो उसका एरो हेड होता है, वो रिप्रेजेंट करता है वैसे भी पीक वैल्यूज को, ठीक है। किसको करता है सर, रिप्रेजेंट पीक वैल्यूज को। आई नॉट करंट की पीक वैल्यू होती है, और ई नॉट होती है वोल्टेज की पीक वैल्यू, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से बैठ गया? यस सर, ये वाला फंडा बहुत ही खूबसूरत तरह से बैठ गया, ठीक है सर, ओके डन। उसके बाद दो वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय फेजर्स दैट इज रोटेटिंग वेक्टर्स, दे आर नॉट वेक्टर्स देमसेल्फ, ठीक है। हम जानते हैं कि करंट और वोल्टेज जो है ना उनको हमने रोटेटिंग फेजर, रोटेटिंग वेक्टर्स के सहारे रिप्रेजेंट जरूर कर दिया है, लेकिन वो खुद में जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज है नहीं, दे आर स्केलर क्वांटिटीज। इनफैक्ट एम्पलीट्यूड्स एंड फेजेस ऑफ हार्मोनिकली वेरिंग स्केलर्स कंबाइन मैथमेटिकली इन द सेम वे एज द प्रोजेक्शन। मतलब जैसे कि वेक्टर्स कंबाइन होते हैं ना, वैसे ही ये रोटेटिंग स्केलर्स जो है ना वो भी कंबाइन हो जाते हैं। तो आपका आपके लिए टेक अवे क्या है कि आपको बस ये समझना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लीडिंग एंगल होगा एंगल पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज होगा तो लैगिंग एंगल होगा एंगल नेगेटिव, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है। और इसी चीज को मैंने यहां पे समाप्त कर दिया है कि लीडिंग एंगल का मतलब होता है एंगल बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। यस सर, ये अपन ने बहुत धुआंधार तरह से पढ़ के रखा है कि लीडिंग एंगल का मतलब है कि एंगल पॉजिटिव है। जैसे कि कैपेसिटर
कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो उसका एंगल जो है वो पॉजिटिव होता है, प्लस π/2, ठीक है। और प्लस π/2 था तो उसको अपन ने एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चल दिए, तो प्लस π/2 को आप एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चल देते हैं। और जब आप बात करेंगे यहाँ पे लैगिंग की, ठीक है, जैसे कि करंट जो है ना वो लैग कर जाता है किसमें, इंडक्टर में, तो लैगिंग एंगल को आप लेके चलते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव एंगल्स को आप लेकर के चलते हैं एज द एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल्स को आप लेके चलते हैं एज क्लॉकवाइज, ठीक है। नेगेटिव एंगल जो है ना अपने पास नेगेटिव एंगल्स, तो नेगेटिव एंगल्स को आप लेकर के चलते हैं एज क्लॉकवाइज, कुछ नहीं क्लॉकवाइज ही लिखा हुआ है, अब सही लग रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव एंगल्स को आप लेके चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि हम पहले से ही कर चुके थे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा जो है वो शानदार तरह से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और इसी के साथ खत्म होता है अपना ये रोटेटिंग वेक्टर का पूरा वीडियो, जो कि काम आएगा आपको इसके अगले लेक्चर्स में भी शानदार तरह से, ठीक है। तो अब इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी उस लेवल पे जाकर के, जब आपके दिमाग में पर्सपेक्टिव पूरा क्लियर हो चुका है, तो मतलब वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी। तो बनता क्या है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप इस वीडियो को शेयर करो, पूरा फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में, और सबको मालूम चल जाना चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं, और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।